बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। तो कहता है अ कार कैरिंग ट्रक अनलोड्स अ 1500 kg कार यूजिंग अ प्लैंक एज शोन इन फिगर। तो कहता है एक ट्रक है और जो क्या कर रहा है, एक कार को अनलोड कर रहा है और उस कार का जो मैस है वो कितना है, 1500 kg है। और ये जो स्लाइड है ना, इसको वो प्लैंक कह रहा है। ठीक है, अब इस स्लाइड से ये कार को क्या कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ लेके आ रहा है, यानी कि अनलोड कर रहा है। उसके बाद कहता है इफ द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड इज एट 2 मीटर हाइट। कहता है कि अगर ये जो प्लैंक है ये वाला, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए और इसकी ये जो हाइट है, ठीक है, इसकी ये जो अपर एंड की हाइट है, ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 2 मीटर। ओके हो गया, इसकी अपर एंड की हाइट और ग्राउंड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है और इसको हम हाइट कह रहे हैं, h इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके हो गया। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, आल्सो ड्रॉ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड करना है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी बनाना है। तो h कितना है, 2 मीटर है, थीटा कितना है, 30 डिग्री है और w क्या है, वो आपने फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब ना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उसके ऊपर बस आपने गौर करना है। देखो, वर्क का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है W इज इक्वल टू एफ डी। वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी। वैसे तो एफ डी कॉस थीटा होता है, बट चले लिख लीजिए एफ डी कॉस थीटा। अब गौर से सुनना है, क्या होता है कि यहाँ पर ना फोर्स, अब फोर्स अगर आप देखिए ना तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे इसका वेक्टर बनाना चाहूँ तो फोर्स किधर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि ये क्या है, फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड होती है ना। ओके हो गया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में थी, तो हम कहते थे कि फोर्स के हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, ये थीटा एंगल था तो ये बनाता था एफ कॉस थीटा, ये बनाता था एफ साइन थीटा, और ये था हमारे पास डिस्टेंस डी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डी की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होता था वो हम लेते थे और हम कहते थे एफ डी कॉस थीटा। हमारे पास फार्मूला आ गया वर्क का। सेम इसी तरह यहाँ पर अब हम डिस्प्लेसमेंट के हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और हम कहेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है या डिस्टेंस का कंपोनेंट है, वो आपने लेना है। ओके हो गया। तो अब इसके जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। ठीक है, किसका, इस जो आपके पास डिस्टेंस है या क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसे होते हैं, तो आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका ये जो कम है, अब एंगल देखें किसके दरमियान होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमेशा एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल के साथ तो नहीं हम इसमें लेंगे, हम इसमें ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट इसका बनेगा डी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा डी साइन थीटा। डन हो गया। अब गौर से सुनना है, फोर्स और डी कॉस थीटा ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो आप डी का डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट लोगे जो फोर्स के पैरेलल है। अब डी साइन थीटा पैरेलल है या डी कॉस थीटा पैरेलल है, तो फोर्स भी डाउनवर्ड, डी कॉस थीटा भी डाउनवर्ड, तो ये दोनों ना आपस में पैरेलल है, तो आप ये वाला लोगे। इस वजह से एफ इंटू डी कॉस थीटा आप ले रहे हो। डन हो गया। बट एक और चीज आप देखें, ये डी कॉस थीटा है और यही आपकी हाइट भी तो इतनी ही है ना, हाइट भी तो इतनी ही है। तो क्या मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे देखिए ये कंपोनेंट है यहां से लेकर यहां तक, हाइट भी यहां से लेकर यहां तक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो 2 मीटर है। तो h इज इक्वल टू डी कॉस थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे f इंटू एच। अब यहां पर देखिए ये फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे तो F इज इक्वल टू एम जी आप लोगे, तो आप लोगे W इज इक्वल टू एम जी एच। आप ये वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे। ओके हो गया, W इज इक्वल टू एम जी एच आप यूज करेंगे।
तो होप सो कि ये सारी कहानियों की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फोर्स तो ऑलरेडी डाउनवर्ड है, इस डिस्प्लेसमेंट का हमने कंपोनेंट ये कंपोनेंट बन गया, ये कंपोनेंट बन गया, थीटा एफ और डी के दरमियान एंगल थीटा होता है, तो ये थीटा बन गया। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर ये डी साइन थीटा होता है। डी कॉस थीटा और फोर्स दोनों पैरेलल हैं, इसलिए वजह से हम एफ डी कॉस थीटा ये वाला लेंगे। डी कॉस थीटा को एच लिख लिया तो ये एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच आ गया। एफ की जगह एम जी लिखा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच आ गया। आप कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यूज पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू एम जी एच। एम आपके पास कितना है, वो है 1500। G कितना है, वो है 9.8। H कितना है, 2 है। तो हम ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, क्योंकि ये मैस ऑफ कार है ना, और मल्टीप्लाई बाय आप इसको करोगे 9.8 और मल्टीप्लाई बाय आप इसको करोगे 2 से, तो 29400 आएगा। कितना आएगा, 29400 आएगा, ठीक है। और ये जौल में आएगा, बट किलो जौल में अगर आप इसको करना चाहें तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 29.4 किलो जौल। ओके हो गया। तो वर्क आपके पास कितना आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 29.4 किलो जूल। तो ये आपके पास आएगा। आपका जो आंसर है बुक में वो गलत है, वो आपने नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी बनाएं, तो ग्राफ देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास आएगी फोर्स और यहाँ पर हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट, और कितना है 2 मीटर तक है। तो क्योंकि हाइट हुआ हम उसमें ले रहे थे ना, तो ये 1 मीटर हो गया, ये आपके पास 2 मीटर हो गया। और फोर्स की वैल्यू देखते हैं कितनी है। F इक्वल टू क्या होता है, mg, और m कितना है 1500 है। m कितना है 1500 है। g कितना है 9.8 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये 14700 आएगा। 14700। तो आप ना यहाँ पर कहीं पर लिख लें, यहाँ पे तो जीरो होगा ना, तो 14700, ठीक है, फोर्स के लिए। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा ना, वैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये वाला, ठीक है। आपके पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डी में F जो है वो कांस्टेंट होता है, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, बट फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास ना ग्राफ आएगा। डन हो गया। तो डिस्टेंस 2 मीटर आपने हाइट वो ली थी, ठीक है, तो उसको आप डिस्टेंस के सेंस में ले, डी कॉस थीटा आया था। तो ये ग्राफ हो गया, ये इसका सारा मैथमेटिकल हो गया। तो बस आपने ये करना है और ये काम करना है। ओके हो गया। वो दूसरी जो डायग्राम बनाई थी वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का, और ये भी बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं ये हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है अ कार हैविंग अ टोटल मास ऑफ 1500 kg इंक्लूडिंग ड्राइवर इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ स्ट्रेट पाथ। हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इफ इट्स ब्रेक्स फेल एंड इंजन टर्न्स ऑफ। कहता है कि एक ये कार है और स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो इसकी जो हमारे पास शुरू में इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी से ना ये मूव कर रही है। अब क्या होता है कि इसका इंजन फेल हो जाता है, इसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, और इसका मैस कितना 1500 kg, ये भी याद रखना है। इसका इंजन फेल हो जाता है, इसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, और अब ये ऐसे फ्रीली मूव कर रही है। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, ये तो नहीं है कि पूरी हमेशा के लिए जो है ये मूव करती रहेगी, ठीक है। अच्छा, जब ये मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रुकेगी। तो कौन रोकेगा इसको, फ्रिक्शनल फोर्स, जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है वो अब रोकेगी। और ये मूव करते करते कुछ देर के बाद, कहीं कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आखिरकार इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और ये रुक जाएगी। तो ड्राइवर ब्रेक तो लगा नहीं सकता, इंजन को ऑफ कर सकते, इंजन ऑफ कर दिया, ब्रेक लगा नहीं सकता। तो अब कहता है कि कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा इसको रोकने के लिए। अब देखिए वर्क करेगा कौन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तब ये जाके रुकेगी। क्योंकि ये रुक किस वजह से रही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो ये हमेशा के लिए चलती रहती,
ओके हो गया। लेकिन रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स है जिसकी वजह से इसको रुकना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसकी वजह से ये रुकेगी, और वो वर्क कितना होगा जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस वजह से वो वर्क हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, एक आपकी तरफ आहिस्ता से आ रहा है, एक आपकी तरफ काफ़ी दौड़ के आ रहा है। दोनों में से किसको रोकने के लिए ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा? जो आहिस्ता से आ रहा है उसको रोकने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, जो तेज़ी से दौड़ के आ रहा है उसको रोकने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो इस वजह से वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना है, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो वो आपने वर्क क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है किलोमीटर पर आवर तो नहीं है ऐसा यूनिट, वो तो मीटर पर सेकंड है। तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय और की जगह हमने 3600 सेकंड लिखी है क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 11.1 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है। W आपने फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, W इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये वी एफ क्या है, ये तो 0 है। इसका मतलब है ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके हो गया। तो ये आपके पास आएगा W इज इक्वल टू -1/2 एम वी आई का स्क्वायर। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं तो -1/2, मैस कितना है 1500 kg है, ठीक है, ये दिया हुआ है। वी आई कितना है 11.1 का स्क्वायर है। ओके हो गया। अच्छा, अब हम इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। तो 11.1 का पहले स्क्वायर करोगे तो 123.21 आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 1500 से तो 184815 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 92407 आ जाएगा। यानी कि वर्क कितना आएगा, 92407.5 जूल आ जाएगा। ओके हो गया। अब नेगेटिव साइन है, आपकी बुक वाले ने ना नेगेटिव साइन लिखा नहीं है। देखिए, इसमें नेगेटिव जो है ना वो जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। डायरेक्शन किस तरह से कि कार की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में वो जा रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स जाहिर सी बात है उसके अपोजिट लगेगी क्योंकि उसने उसको रोकना है। तो कार की वेलोसिटी इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आपकी बुक वाले ने इस नेगेटिव साइन को इग्नोर किया हुआ है, डायरेक्शन को इग्नोर किया हुआ है, और सिंपल बस लिख दिया W इज इक्वल टू 92407.5 जूल। ठीक है। तो आपको मशवरा ये देंगे, अगर इग्नोर करना है तो कर दें, नहीं करना ना करें। अगर आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तब भी आंसर गलत नहीं होगा, नेगेटिव साइन नहीं लगाते तब भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है, नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 पॉइंट को अगर इधर ट्रेवल करें तो 92.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 जूल, और ये आ जाएगा 92.4 किलो जूल आ जाएगा। ओके हो गया। तो वर्क आपके पास कितना आया, 92.4 किलो जूल आया। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 5 का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं ये हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है, अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर, कि एक बॉल है जिसका मैस कितना है, वो है 100 ग्राम, और ये कितनी हाइट से रिलीज किया जाता है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ इसको छोड़ा जाता है, वो हाइट है 30 मीटर है। ओके हो गया। कहता है, इफ द बॉल इनकाउंटर्स एन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 न्यूटन। अब न्यूटन है ना, इसका मतलब है फोर्स दी हुई है। तो इनकाउंटर्स एन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 न्यूटन, तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी दी हुई है, वो है 0.4 न्यूटन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड।
ग्राउंड को टच करने से पहले, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब उससे पहले उस टॉपिक को याद करें कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो वाले टॉपिक में आप पढ़ के आ चुके हैं कि इस पॉइंट पर जो बॉल के पास एनर्जी होती है ना, वो कौन सी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, 10 है। वो कितनी है, 10 है। अच्छा, जब नीचे की तरफ आ रहा है, अगर तो हम आइडियल केस लेना, तो आइडियल केस में हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं और जब यहाँ पर पहुंचेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आता है, काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है। बट ये रियल केस ले रहा है, रियल केस में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होती, बल्कि कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने में भी यूज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल है यहाँ पर आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा इज इक्वल टू, अब कुछ गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, और कुछ प्लस कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। ओके हो गया, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा और कुछ जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मान लो 8 आ जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 10 में से 8 जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और 2 जो है वो फ्रिक्शन अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका फार्मूला जो बनेगा ना, वो आएगा mgh पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये फार्मूला इसका बनेगा। ओके हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया, कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, तो ये इसमें यूज होगा। अब इसमें आपने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी को, तो आप काइनेटिक एनर्जी को इधर ही रहने दें, तो आप यहाँ पर लिखेंगे mgh माइनस wf, और wf हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है fd, और यहाँ पर अगर आप लिखें fd, w इज इक्वल टू fd होता है ना, बट यहाँ पर तो हाइट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे fh। ओके हो गया, होप सो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m कितना है, अच्छा 100 ग्राम है ना, तो केजी में करेंगे, ग्राम को तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 केजी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.1 और g की जगह लिखेंगे 9.8, h की जगह आप क्या लिखेंगे, हाइट कितनी है भाई 30 है, और माइनस फोर्स कितनी है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 0.4 है, h कितना है, h कितना है, h कितना है, h कितना है, वो तो 30 है, अभी तो देखा है, तो 30। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हम वो जल्दी से देख लेते हैं। और अच्छा, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा 29.4, और माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा 17.4, तो 17.4 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, सही है। तो जब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो 17.4 जूल होगी। ओके हो गया, तो यही हमने इसमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। होप्स हो कि इस चैप्टर के आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।